स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। आप लोग मेरी कैप क्लास और द हिंदू की क्लास के दौरान एक कॉमन क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछते हैं, और ये क्वेश्चन तो खास तौर पे ऐसे एस्पिरेंट का होता है जो बिल्कुल तैयारी में नए हैं। ये क्वेश्चन है कि सर नोट्स बनाना है या नहीं, और नोट्स बनाए तो नोट्स कैसे बनाए। तो आइए आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ कि क्या करें और क्या ना करें, और करें तो कैसे करें, क्या रहेगी स्थितियाँ, ये सभी बातों को अच्छे से जानते हैं। तो देखिए, पहली बड़ी बात तो जो जनरली क्वेश्चन लोग मुझसे यह पूछते हैं वो यह है कि सर क्या हमें नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। सो यस और नो। देखिए, मेरा बताना एक अलग पर्सपेक्टिव रखता है, ठीक है। और इस दौरान बहुत बार ऐसा हो भी सकता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट भी खुद स्मार्ट होते हैं, तो वो सभी चीजों को खुद से भी डील कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज लाइफ में है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें वो काम करना क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग रोज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं। द हिंदू की क्लास में जैसे कि हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, कैप की क्लास में रोज पढ़ रहे हैं, तो करंट अफेयर्स तो हम रोज पढ़ रहे हैं। करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया, तो पढ़ने के बाद मन में ये ख्याल क्यों आता है कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। इसका मतलब नोट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम इनको बनाने के लिए सोचते हैं। तो नोट्स का दरअसल जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि भाई हम इसका यूज कहाँ करेंगे। तो देखिए, नोट्स का जो सबसे ज्यादा यूज होता है, कॉमन यूज है, वो क्या है, रिवीजन। देखिए, दरअसल रोज हम लोग करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं, और जिस तरह से रोज हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अगर हम रिवीजन के समय भी इसी तरह से करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। और अगर हम लोग पढ़ने के बाद में रिवीजन के लिए कोई नया सोर्स उठाएंगे, तो ऐसे में फिर हमारे लिए वो सोर्स एक नया सोर्स हो जाएगा, और उसको पढ़ने में फिर हमें टाइम लगेगा। तो इस दौरान सबसे अच्छी चीज जो मानी जाती है कि आप रिवीजन को रिवीजन की तरह से करें, और रिवीजन करते समय आपको ऐसा लगे कि जो आप रिवाइज कर रहे हैं वो आपने पहले पढ़ा हुआ है। वो एक अच्छा फैमिलियर एनवायरनमेंट या फैमिलियर एक बॉन्ड आपको अगर कहीं देखने को मिलता है ना, तो वो नोट्स के साथ मिलता है। सो आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी और अपने आप से ये पूछनी है कि भाई मैं करंट अफेयर्स पढ़ तो रहा हूं, लेकिन यूपीएससी की तैयारी रिवीजन के बिना तो अधूरी है। तो कल को जब मुझे इस करंट अफेयर का रिवीजन करना होगा, तो वो रिवीजन मैं कैसे करूंगा। क्या मेरे पास इसके लिए कोई सोर्स अवेलेबल है, या फिर मैं अभी तक केवल ऐसी तैयारी ही करता जा। अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है सो वेल एंड गुड, बट अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका मतलब यह है कि आपके लिए यह प्रश्न बड़ा ही महत्व रखता है, और आपको इसका उत्तर जरूर से ढूंढना है। तो अभी फिलहाल नोट्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो भी वैसे को समझा दिया कि नोट्स के माध्यम से हम लोग अपने कंटेंट को रिवाइज करते हैं। इसीलिए अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न आता है जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स मुझसे कॉमनली पूछते हैं और बार बार पूछते हैं, खासतौर पे जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं। अब मन का क्वेश्चन यह आता है कि सर हम नोट्स तो बनाना चाहते हैं, यहाँ तक की स्थिति तो हम लोगों ने अचीव कर ली, यानी कि हम नोट्स बनाने के लिए तैयार हैं और बनाना भी चाहते हैं। दिक्कत कहाँ है भाई? दिक्कत इस जगह पर है कि भाई नोट्स बनाए कैसे, नोट्स बनाने का सही तरीका क्या है, ये तो कोई जानता ही नहीं। शुरुआती दौर की स्थिति है कि जब लोग नहीं जानते होते, और ये बात सच्चाई है। ऐसा तो कोई है नहीं ना कि जो इंसान इस पृथ्वी पर आया सब कुछ सीख कर आया पहले से, उसने पृथ्वी पर आकर कुछ नहीं सीखा। सब इंसानों का हाल यही है कि सब पृथ्वी पर आने के बाद ही सभी चीजें सीखते हैं, उससे पहले किसी को कोई चीज पता होती नहीं है। तो जब हम सब पृथ्वी पर आकर सीख रहे हैं, तो अभी नोट्स बनाना नहीं आता, और नोट्स बनाना एक दिन में भी नहीं आएगा, ये बात भी बहुत सच है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर ने बता दिया तो अब मेरे नोट्स तो बिल्कुल गोल्डन नोट्स बनेंगे और मुझे बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये बात भी सच नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाना एक कला है, और ये कला धीरे धीरे निखार आती है, और धीरे धीरे निखरती हुई आपकी तैयारियों को और अच्छा बनाती है। सो अब ये वाली बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई नोट्स तो बनाना है, पर नोट्स बनाना कैसे। तो देखिए, नोट्स बनाने के ना कुछ खास रूल्स होते हैं, आपको ना वो रूल्स ध्यान रख लें। अगर आप ये रूल्स भूल गए तो आप फिर नोट्स नहीं बना रहे हो, ठीक है। रूल्स नंबर मतलब रूल्स की जो स्थिति है उनमें आइए, आप सभी चीजें समझते हैं। पहले देखते हैं रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए, रूल नंबर 1 का ये कहना है कि देखो, मैं नोट्स हूं तो मुझे नोट्स ही रखो, यानी कि नोट्स शुड नॉट बी कॉपी पेस्ट एडिशन ऑफ योर बुक्स, ठीक है। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे, और बहुत अच्छे अच्छे एस्पिरेंट्स देखे, कि दरअसल वो नोट तो बना रहे होते हैं, लेकिन उनका जो नोट होता है दरअसल वो कॉपी पेस्ट होता है ओरिजिनल का ही। और इस दौरान वो नोट्स बनाने की जगह
एक सेम बुक या सेम मैगजीन या सेम ही फाइल तैयार कर देते हैं, पूरा काम सेम कर देते हैं। देखो मेरे दोस्त, नोट्स क्यों बना रहे हैं? ऑब्जेक्टिव मत भूलो। मैंने हमेशा समझा है कि भाई ये मत भूलो कि आप करना चाह क्या रहे हो, लक्ष्य क्या है। हर चीज का एक लक्ष्य होता है। अगर चाय बना रहे हो तो चाय को चाय के तरीके से बनाइएगा ना। अब ऐसा तो नहीं है कि चाय बनाते समय उसमें आप हरी मिर्च भी डालोगे, उसमें फिर तड़का भी लगाओगे, उसमें फिर ऊपर से धनिया भी डालोगे। ये काम तो नहीं हुआ ना। हर चीज का एक तरीका है। सो नोट्स बनाने का भी यही तरीका है कि नोट्स कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पे नहीं चलते। नोट्स का मतलब ये होता है कि आपने जो मेन कंटेंट पढ़ा, उस मेन कंटेंट को आप दोबारा नहीं पढ़ना चाहते, आपने समझ लिया है। लेकिन हाँ, आप ये चाहते हो कि अगर मैं भूलूं तो कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं, उन चुनिंदा पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो उनको देखते ही मुझे सब कुछ याद आ जाए कि यहां पर मैंने क्या क्या पढ़ा था। सो नोट्स के अंदर कुछ सिलेक्टिव वर्ड्स आते हैं, सेम नहीं आता। अगर आप सिलेक्टिव वर्ड्स को यूज कर रहे हो तो ही आपका नोट्स बन रहा है। अगर आप पूरी तरह से ही सेंटेंस लिख रहे हो, सारी चीजें आप प्रॉपर लाइन टू लाइन लेके चल रहे हो, तो फिर वो नोट्स नहीं हुआ, फिर वो आप कॉपी पेस्ट खेल रहे हो और आपके पास नोट्स बनेगा भी नहीं, और जो आप बना रहे हो उसको आप रिवाइज करोगे भी नहीं, आपको खुद ही वो अच्छा नहीं लगेगा एक टाइम के बाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, एक इंसान ने 10 पेजेस पढ़े और 10 पेजेस पढ़ने के बाद उसने कहा कि मैं नोट्स बनाऊंगा। तो नोट बनाने का मतलब ये है कि अब ये 10 पेजेस आपके 1 से 2 पेज में आ जाए, इस तरह से नोट्स बनाना है। अब आपने 10 पेज तो पढ़े और इस 10 पेज के नोट बना लिए आपने 8 पेज में। आपको बड़ी अच्छी उपलब्धि लगी कि मैंने 10 पेज का कंटेंट 8 पेज में शिफ्ट कर दिया। पर फायदा क्या हुआ? क्यों? अगर हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में हर एक दिन अगर आप सामान्य तौर पर 5 टॉपिक तैयार कर रहे हैं और इस दिन मान लो कि हर दिन आप उन 5 टॉपिक्स के लिए 5 पेज तैयार कर रहे हैं, तो 5 पेज तैयार करने का मतलब यह है कि जब आप 1 महीने के करंट अफेयर्स का नोट तैयार कर लोगे तो उस महीने के अंत में आपके पास में इतने पेजेस होंगे। ये भी फिक्स हो गया। इतने पेजेस अगर आपके पास में होंगे तो अब इसको इंटू कर दीजिए आप 12 से। मतलब आपकी जो स्थिति है वो पहुंच जाएगी लगभग इतने पेजेस पे, 1800 पेजेस। अब सोचिए, आपको यूपीएससी एग्जाम देना और आप रिवाइज करने बैठ रहे हैं 1800 पेजेस आपके पास में, कितना मजा आएगा उस समय आपको रिवाइज करने में। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आपने रोज रिवाइज के लिए नोट्स बनाए और 1 या 2 पेज में उनको आपने श्रिंक कर दिया। इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आपने कंपाइल कर लिए। अब आपका एक दिन में बना 1 पेज, 1 महीने में आपका 30 पेज ही बना। 30 पेज पढ़ा, 1 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो। इस हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा कि यह वाली स्ट्रेटेजी बहुत लॉन्ग टर्म चलने वाली है और आपको मजा भी आएगा। सो ये ध्यान रखिए कि नोट्स को नोट्स ही रहने दीजिए। नोट्स को अपना खुद का एक बुक एडिशन बनाने की या सेम फाइल एडिशन बनाने की कोशिश मत कीजिए, वरना ये इस तरह की स्थिति होगी कि आपके लिए ही बोझ बनेगा और आपको ही लेट डूबेगा। किसी और का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा, क्योंकि आप नोट्स बनाने के चक्कर में जो टारगेट लिए बैठे हैं ना, वो टारगेट ही गलत है आपका। नोट्स बहुत शॉर्ट होने चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर होने चाहिए, इतना ध्यान रखना। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम तो बनाने की कोशिश करते पर अच्छा नहीं बनता। दोस्त, एक दिन में भी नहीं बनेगा। कुछ बच्चे 1 दिन 2 दिन 3 दिन बनाए और देख के लग रहा है कि हम बड़ा बेकार बना रहे हैं, फिर नहीं बनते नोट्स। आप बनाना शुरू कीजिए, जब 15-20 दिन तक आप रोज नोट्स बनाएंगे ना डिसिप्लिन से, तब जाकर के आपको 15-17 दिन 18 दिन पे जाके समझ में आएगा कि हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोट्स। अगर एक ही दिन में सबको सब कुछ सीखने मिल जाता ना, तो एपीजे अब्दुल कलाम को, विक्रम साराभाई को, इन सबको इतनी ज्यादा मेहनतें करनी नहीं पड़ती। अगर एक ही दिन में सब मिल जाता तो सिद्धार्थ एक ही दिन में गौतम बुद्ध बन जाते। वो तपस्या, भटकना, ये सारा काम उनको करना नहीं पड़ता। तो एक दिन में सारी चीजें नहीं होती हैं, समय लगता है, टाइम टेकिंग होती है। धीरे धीरे हम खुद को ही सुधार रहे हैं और हमारी खुद की सुधारने की प्रक्रिया टाइम लेती है, क्योंकि अभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, पर नहीं, अभी उसमें भी सुधार की संभावना है जो कि हमेशा रहेंगी। बट जब आप रोज नोट्स बनाओगे, जब आप 15 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली नोट्स बनाओगे और जब 15 दिन के नोट्स बनाने के बाद आप अपने फर्स्ट डे का नोट पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने फर्स्ट डे के नोट में क्या गलतियां की थी। तो जो गलतियां आप 15 दिन के नोट्स बनाने के बाद पहले दिन वाले नोट्स में पहचानोगे, 16वें दिन से आप वो गलती करना बंद कर दोगे, आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। तो ये चीजें जो है वो धीरे धीरे आएंगी और धीरे धीरे आकर के आपके नोट्स को एक समय के बाद इतना अच्छा बना देंगी
कि आपको सबसे अच्छा कुछ लगेगा तो वो अपना नोट लगेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों के हाल इतने ज्यादा बढ़िया होते हैं कि शुरुआत में तैयारी जब आए हैं तो तैयारी में आने के बाद में बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना, लगे हुए हैं, नोट्स बना रहे हैं। लेकिन नोट्स बनाते समय क्या हुआ, 2 दिन 3 दिन 5 दिन तो नोट बनाया, फिर नोट बनाने का किसी दिन किसी कारण से एक दिन गैप कर दिया। अब एक दिन का गैप किया तो फिर क्या हुआ कि अब जब दूसरे दिन लेकर के बैठे तो थोड़ा सा बल्की हो गया, थक कर वहां भी छोड़ दिया। अब ऐसे ही करते करते 5 दिन का बैलेंस हो गया है। अब 5 दिन का बैलेंस हो गया तो अब तो नोट्स वैसे ही नहीं बन रहा, क्यों, क्योंकि ये बल्की हो चुका है बहुत ज्यादा। अब ये आपके लिए बोझ बन चुका है, अब ये आपके लिए नोट्स बनाने का एक साधन नहीं रह गया है। तो इसलिए एक चीज और ध्यान रखनी है, और वो चीज यह है कि भाई डिसिप्लिन का ध्यान रखना और रेगुलर रहना है। अगर रेगुलरिटी आपने तोड़ दी तो आप फिर इसके लिए भी खुद जिम्मेदार हो, क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो भी अच्छे नोट्स नहीं बनेंगे। रोज रहोगे, करते रहोगे तो ही चीज अच्छी है, वरना आप खुद के लिए ही फिर एक गड्ढा खोद लोगे और एक समय पर बढ़ते उसके अंदर नीचे दब जाओगे। यही वाला हाल होगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि तैयारी यूपीएससी की तभी पूरी होगी और तभी सिलेक्शन मिलेगा जब तक तैयारी बल की नहीं बन रही है। जिस दिन ये यूपीएससी की तैयारी आपको बोझ लगने लग जाएगी ना, उस दिन समझ लीजिए कि तैयारी खत्म हो गई है, क्योंकि फिर नहीं कर पाओगे। ये एक जर्नी है, और अगर आप लोगों को कोई एक ऐसे ट्रिप पर लेके चला जाए जिस ट्रिप पे या तो आप जाना नहीं चाहते हो, और अगर आप गए भी हो तो आपके लिए वहां पर मजा नहीं है, आपको फन नहीं मिल रहा है, तो वो ट्रिप आपके लिए ट्रिप नहीं है, वो ट्रिप आपके लिए बोझ है, आप वहां परेशान रहोगे। सो यूपीएससी की तैयारी छोटी मोटी बात नहीं है, एक लंबी जर्नी है। इसको आप जितना एंजॉय करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, उतना ज्यादा सीखोगे, सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आपने इसको अपने लिए बोझिल बना लिया और आप यहाँ पर परेशान हो गए हो, दब गई हैं चीजें आपकी, एंजॉय नहीं हो रहा, तो आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन तो तैयारी कर लोगे, लेकिन फिर उसके बाद जो कंटिन्यूटी चाहिए ना, वो कंटिन्यूटी नहीं आएगी, कंटिन्यूटी बार बार ब्रेक होगी। जैसे कि मुझसे किसी एक एस्पिरेंट ने भी थोड़े दिन पहले पूछा कि सर हर दूसरे दिन अपने आप को ना मोटिवेट करना पड़ता है तैयारी करने के लिए, हर दूसरे दिन मन भागता है तैयारी करने से। मैंने कहा बेटा फिर रहने दो, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से एंथुजियाज्म ही नहीं है, अंदर स्पार्क ही नहीं है। अगर अंदर स्पार्क होता तो हर 2 दिन के बाद क्यों जरूरत पड़ रहा है धक्का मारने की? भाई चलो ठीक है, हम ये मानते हैं कि बीच बीच में जरूरत पड़ती है, पर जो बीच बीच में जरूरत पड़ती है वो 20 दिन 25 दिन 30 दिन के बाद जरूरत पड़ती है। हर 2 दिन के बाद गाड़ी में धक्का मारना पड़ रहा तो इंजन खराब है गाड़ी का, पहले इंजन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी के साथ आपका कोई गोल कनेक्टेड नहीं है सीधा सीधा। यूपीएससी आजकल बहुत सारे लोग फैशन में भी कर रहे हैं, मजा आ रहा है, दूसरा करना हम भी कर लेते हैं भाई, ट्रेंड चल रहा है। मूवी देख करके आए हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं कि धोखा मिला, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, या ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा, बदला लेकर मानेंगे, वो वाला हाल नहीं होगी तैयारी। कुछ फायदा है नहीं इन सब चीजों के अंदर, क्योंकि वो मजा नहीं है। इंटरनल स्पार्क चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए, जब इंटरनल स्पार्क होगा तो ही आप टिक पाओगे। क्योंकि कि रात का छू मंतर गेम नहीं है कि रात को बैठे फूक मारी मंत्र मारा और सुबह सिलेक्शन हो गया। चलेगा, 1.5-2 साल लंबी तैयारी है, और 1.5-2 साल छोटा पीरियड नहीं होता, बहुत बड़ा पीरियड होता है। लोगों की जिंदगी एक रात में बदल जाती है। 1.5-2 साल तक खुद को इस परीक्षा के अंदर बांध के रखने के लिए कि इंटरनल स्पार्क चाहिए, विजन चाहिए, गोल चाहिए, लगन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो चीजें गड़बड़ाएंगी, आपको परेशान करेगी। इसलिए मैंने कहा कि जर्नी को जितना एंजॉय करोगे ना, उतना ज्यादा सीखोगे, उतना अच्छे से एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। और इस जर्नी के अंदर जितना ज्यादा आप अपनी चीजों को बोझिल बनाओगे, आपके लिए चीजें नुकसानदायक रहेगी। तो नोट्स मेकिंग के अंदर भी यही चीज होती है कि नोट्स मेकिंग आपका कैसा होना चाहिए, नोट्स मेकिंग आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ठीक है, अगर इंटरेस्टिंग नहीं है तो आपको खुद बेकार लगेगा। क्यों? अब देखो, नोट्स बनाने के 2 तरीके हैं मेरे दोस्त। एक इंसान है, उसका नाम है एस्पिरेंट ए। एस्पिरेंट ए ने नोट्स बनाए किस तरह से, लाइन टू लाइन सब लिखा, कहानी लिख रहे हैं नोट्स बनाने में। ये कैसा नोट्स है दोस्त? इस नोट्स में और किताब में क्या अंतर है? ये आपका नोट्स हो गया, आपको यह पढ़ना है, मजा आएगा। बुक में मेन कंसेप्ट में या मेन फाइल में और यहां पर अंतर ही क्या है? आपके नोट्स में कोई बड़ा अंतर नहीं है, चीजें वहीं की वहीं अटकी हुई है, कोई बड़ा लाभ नहीं दिख रहा है। अब वहीं पे हमारे पास में एक एस्पिरेंट भी है, और उस एस्पिरेंट भी ने अपने खुद के नोट्स बनाए, पर नोट्स बनाने समय थोड़ा सा क्रिएटिविटी की। उस इंसान ने फ्लो चार्ट यूज किया।
उसने इस जगह पर डायग्राम्स यूज किए, उसने और अलग अलग तरह की कलाकृतियां इस्तेमाल की, उसने कोशिश की कि चीजों को जितना ज्यादा अच्छा बना के रखूं उतना ज्यादा फायदेमंद है मेरे लिए। ये नोट्स बनाने का तरीका इस्तेमाल किया। अब ईमानदारी से बताओ कि देखने में कौन अच्छा लग रहा है, यहाँ पर पढ़ने में ज्यादा मजा आ रहा है क्विक रिवीजन, या फिर यहाँ पर पूरा का पूरा एक एक लाइन टू लाइन पढ़ना? ये आपके नोट्स मेकिंग को इंटरेस्टिंग बना रहा है, एंगेजिंग बना रहा है, और ऐसा नोट्स मेकिंग बना रहा है कि खुद तो पढ़ोगे, चार लोग और पसंद करेंगे कि लाओ भाई अपने नोट्स दिखाओ, आपके नोट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ठीक है, और नोट्स मेकिंग के साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप लोग इस नोट्स को यूज करना सीखो, कि इस नोट्स को यूज कैसे करना। तो देखिए प्रीलिम्स के अंदर तो चीजें जो आएंगी वो डायरेक्ट आएंगी, यहाँ पर इशू नहीं है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है भाई आपके मेंस के अंदर। मेंस में आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे तो आपका इतना पढ़ने का कोई फायदा भी नहीं है। पर लेकिन क्या होता है कि जैसे ही सामने आता है कोई मेंस का क्वेश्चन, तो कंटेंट ही भूल जाते हैं कि क्या लिखना था, कंटेंट ही याद नहीं आ रहा है। ये कैसे हो पा रहा है जी? कंटेंट ही याद कैसे नहीं आ रहा है? कहाँ गया? गया कहीं नहीं, जहां जोड़ना था वो जोड़ने का काम किया ही नहीं, इंटरलिंकिंग पे काम ही नहीं हुआ। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि करंट अफेयर केवल पढ़ना नहीं है, करंट अफेयर की इंटरलिंकिंग भी होनी चाहिए। अगर इंटरलिंकिंग नहीं है तो फिर चीजें आपको बाद में याद नहीं आएंगी, आप जोड़ नहीं पाओगे। यानी कि वो जिस तरह से कर्ण को शाप मिला था ना, कि जिस दिन तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ रहे होंगे, उस दिन तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारा साथ छोड़ देंगी और जमीन तुम्हारे रथ का पहिया निकल लेगी। तो ये वही हाल है कि साल भर तैयारी तो की, लेकिन जिस समय हमें हमारी शक्तियों की जरूरत थी वो शक्तियां हमारे काम ही नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमने अपनी रिहर्सल में ये देखा ही नहीं था कि कौन सी शक्ति हमें कहां पर इस्तेमाल करनी थी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि करंट अफेयर आर्टिकल्स को कनेक्ट करना सीखो। और करंट कहाँ करना है? आपको करना है हर एक सब्जेक्ट में। तो जहां पर आपके सब्जेक्ट्स है ना, उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ अटैच करना सीखो। अब अटैच कैसे करना है? तो अटैच करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो क्लासेस में, और जो भी आप अपनी क्लास के अंदर नोट्स बना रहे हो ए टू जेड किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपका जो भी पेज है उस पेज का एक कॉर्नर वाला हिस्सा हमेशा छोड़ दो। ये इसलिए छोड़ दो क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है ना, उस बात से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हर एक चैप्टर के लास्ट में हमेशा 2 पेज छोड़ दो। ये 2 पेज छोड़ने का फायदा क्या होगा कि जो भी अपडेट्स आएंगे ना, उन अपडेट्स को आप वहां पर ऐड कर सकते हो। अपडेट्स को ऐड करोगे तो क्या होगा कि जो कंटेंट जिस जगह का है ना, आप उसको वहीं पर ही कनेक्ट करके अपने रिवीजन के टाइम पे याद करते रहोगे, पढ़ सकोगे। और इससे आपको बड़ा फायदा यह मिलेगा कि हर बार उस चैप्टर को रिवाइज करने के साथ साथ उसका करंट अफेयर भी रिवाइज होगा। फिर जिस दिन आपको एग्जाम में उसकी जरूरत पड़ेगी तो सभी चीजें आपको साथ साथ याद आएगी और आपको बड़ा फायदा देके जाएगी। सो ये थोड़े से कुछ नियम है, बाकी और भी चीजें बाकी बाद में बताऊंगा, बट अभी थोड़ा इस पर ध्यान दो, जरूरी है। और एक दिन में नोट्स अच्छा नहीं बनेगा, पर हाँ रोज करते रहोगे तो एक दिन नोट जरूर अच्छा बनेगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे देता हूँ फिलहाल के लिए। बाकी फिर भी और भी चीजें जाननी है, समझनी है और रेगुलर तैयारी करनी है, तो देखिए रेगुलर तैयारी करने के लिए स्टडी IQ के बैचेस अवेलेबल 2027, 28, 29 के लिए टारगेटेड बैचेस अवेलेबल है हमारे पास। और एक नया बैच शुरू हो रहा है अभी 27 जुलाई से, जिसमें आप जुड़ करके अपनी रेगुलर तैयारी कर सकते हैं। सो फिलहाल स्मार्ट मॉडल पे हमारे ये बैचेस अवेलेबल है। इन बैचेस के अंदर आपको मिलती है स्ट्रक्चर क्लासेस, यानी कि 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस होंगी, बट स्ट्रक्चर में होंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर एडवांस तक ले जाएंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा इसी तरह से, साथ ही आंसर राइटिंग, सी सेट, करंट अफेयर, सारी क्लासेस आप लोग को दी जाएगी। वही मेंटरशिप भी अवेलेबल है, 1-to-1 मेंटरशिप है, छोटी बड़ी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, मेंटोर्स अवेलेबल है, असेसमेंट दिए जाएंगे ताकि आप निरंतर तैयारी में आगे बढ़ते रहें। रिवीजन के बिना तैयारी पूरी नहीं हो सकती, तो रिवीजन भी आपका कराया जाएगा और टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे ताकि आप खुद को इवेल्युएट करके समझ सके कि तैयारी में कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है, कितना सुधार हुआ। बट हाँ, ज्वाइन करना है एक खास डिस्काउंट के साथ, और ये भी चाहते हो कि फी रिफंड मिल जाए, तो उसके लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा। वो कोड है KL Live। अब KL Live कोड आपको डिस्काउंट भी दिलाएगा, और अगर आप आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं UPSC में, तो ऐसे में आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी स्टडी IQ के द्वारा। सो जुड़िए। और केवल इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ आप मेरे साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। सो जुड़िए, यहाँ पर क्लास की PDF अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, और मतलब यहीं पे अवेलेबल होती है, अपडेट्स भी यहीं होती है, तो बिल्कुल यहाँ भी जुड़िए। QR कोड स्कैन करके मेरा नाम सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इतना ही, बस जुड़िए, पढ़िए, सीखिए, समझिए, आगे बढ़ते रहिए। स्टडी IQ IAS हिंदू मेरे साथ।
बाकी सेशन को बाकी लोगों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और अगर बेनिफिट लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे कि चीजें आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच, सी यू सून, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।